हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉक। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम टोटल 17-18 इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव प्लान अ वर्कर इज क्वारंटीड अ मिनिमम वेजेस ऑन द टाइम बेसिस, then a standard time is fixed for the completion of every work, and if the worker completes the work in less time, he is given bonus of the time actually saved in proportion of the total time। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे सिस्टम के अंदर जो है वो इस तरीके का टाइम रिलेटेड बोनस प्रोवाइड किया जाता है। ए है यहाँ पे हेल्सी प्रीमियम सिस्टम, बी इज रोमन प्रीमियम सिस्टम, सी इज बेट सिस्टम एंड डी इज एमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका रोमन प्रीमियम सिस्टम के अंदर जो है इस तरीके से प्रीमियम प्रोवाइड बोनस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग द ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। तो आपसे पूछा गया कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि ट्रेड यूनियन को इंडिया के अंदर वीक कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। ए इज एब्सेंस ऑफ रैंक एंड फाइल लीडरशिप, बी इज एब्सेंस ऑफ वन यूनियन इन वन इंडस्ट्री, सी इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ यूनियंस एंड डी इज प्रोएक्टिव मेजरमेंट। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो बी ऑप्शन जो है ये चारों ही जो फैक्टर्स है ये किसी भी ट्रेड यूनियन को इंडिया के अंदर कमजोर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी पीरियड हाउ मेनी स्कीम्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 1, बी इज 2, सी इज 3 एंड डी इज 4। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो 2 हैं, 2 स्कीम्स जो थी वो उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के अंदर जो है वो इंक्लूड की गई थी। और ये जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू व्हेन इट इज द इशू ऑफ रेफरिंग अ डिस्प्यूट टू अ लेबर कोड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि लेबर कोड के पास जब कोई इशू कोई इशू जो है वो जाता है तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं की जाती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। ए आता है यहाँ पे इफ़ द मैटर इज रिलेटेड टू मैटर स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे रेफर इट टू द लेबर कोड। बी आता है इफ द मैटर इज रिलेटेड टू द मैटर स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे रेफर इट टू द लेबर कोड एंड प्रोवाइड द इशू डज नॉट अफेक्ट मोर देन 100 वर्कमैन। 2 स्टेटमेंट आपकी हो गई। अब तीसरी स्टेटमेंट पे आते हैं, that is if the dispute in relation to which the central government is the appropriate government it can refer it to the labor court constituted by the state government। and last statement is if the matter is related to issue of national importance the same can be referred to the labor court by the appropriate government। तो एक बार आप दोनों स्टेटमेंट्स को दोबारा देख लीजिए, बाकी की 2 स्टेटमेंट को भी देख लीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो है आपका डी स्टेटमेंट दैट इज कि अगर कोई जो मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होता है, इशू होता है उसका, तो सेम जो है वो लेबर कोर्ट में जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेशनल इंपॉर्टेंस का जो इशू होता है वो लेबर कोर्ट के पास नहीं जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज आर द कॉमन टू फैक्ट्रीज एक्ट एंड द माइंस एक्ट एंड द प्लांटेशन लेबर एक्ट। तो 3 जो है ये 4 स्टेटमेंट आपको दे रखी है और आपको बताना है कि प्लांटेशन एक्ट, माइंस एक्ट और जो फैक्ट्रीज एक्ट है उनमें ये कौन सा कॉमन है, कौन सी स्टेटमेंट्स। तो ए है दे आर प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन, बी है दे आर सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, सी ई दे आर वेलफेयर लेजिस्लेशन एंड फोर्थ इज दे आर वेज लेजिस्लेशन। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट आपने देख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ए का स्टेटमेंट, ए ऑप्शन जो है वो आपके सामने है ए ओनली, बी है सी ओनली, सी इज ए एंड सी एंड डी इज बी सी डी। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, जिसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दैट इज ए एंड सी, मतलब कि ये जो है तीनों प्लांटेशन लेबर एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट और जो माइंस एक्ट है ये प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन और उसी के साथ ये वेलफेयर लेजिस्लेशन है। तो ये दोनों चीजें जो है वो कॉमन है इन तीनों के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, द शिफ्ट दैट हैव बीन taking place in the collective bargaining फ्रंट इन इंडिया इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड इंक्लूड। तो आपसे पूछा गया कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग में शिफ्ट आया, मतलब जो चेंज आया पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड के अंदर, वो क्या थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ही आपका हो गया। ए इज कलेक्टिव टू इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, बी इज इंक्रीज वेजेस इनकम एंड बेनिफिट्स अकम्पनीड बाय इरोजन ऑफ जॉब कंट्रोल, सी इज कंसेशन बार्गेनिंग, डी इज अटेंडेंस स्किल और परफॉर्मेंस लिंक रेदर देन एज वेटेड एंड सीनियोरिटी बेस्ड वेज एंड बेनिफिट। ठीक है, तो एक बार इससे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही है, जो मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग में चेंज आया आफ्टर लिबरलाइजेशन पीरियड वो ये था कि जो अटेंडेंस थे, स्किल और परफॉर्मेंस लिंक थे, एज वो उनको प्रायोरिटी दी गई कंपेयर टू एज वेटेड या सीनियोरिटी बेस्ड जो वेजेस एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते थे। सॉरी ये जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, ये ऑप्शन यहाँ थे, मैंने ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन समझ लिया, तो ये हो गए आपके समझ आप गए होंगे। तो ये जो चारों ही स्टेटमेंट दी गई हैं ABCD जो है ये इसके अंदर इंक्लूडेड, दैट इज कलेक्टिव टू इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, बी स्टेटमेंट, C एंड D, ये चारों की चारों जो है वो इसके अंदर इंक्लूड की गई थी आफ्टर लिबरलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग विच टेन्योर एज अ यूनियन लेबर मिनिस्टर द कोड ऑफ डिसिप्लिन वॉज अडॉप्टेड। तो ए है यहाँ पे BV गिरी, B इज GL नंदा, C इज द खुंदूभाई देसाई एंड D इज PS संगम। तो वीडियो को पोज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे GL नंदा जो है उनके टाइम पीरियड में कोड ऑफ डिसिप्लिन जो था वो अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राईपार्टाइट बॉडीज, ये क्या हो गया आपका 8th नंबर क्वेश्चन आ गया। A इज इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, B इज वेज बोर्ड, C इज स्टैंडिंग लेबर कमिटी एंड D इज वर्क्स कमिटी। तो ये चारों जो है आपके सामने आ गई, आपको बताना कि कौन सी बॉडी जो है वो ट्राई ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब 3 के साथ है। तो A ऑप्शन है आपके सामने A एंड B है B एंड C इज ABC एंड D इज ABCD। तो एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो C ऑप्शन जो है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, वेज बोर्ड और जो स्टैंडिंग लेबर कमेटी है, इनके अंदर 3 जो है वो टोटल होते हैं, कमिटीज होते हैं जिसके थ्रू ये बॉडीज बनती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर इंक्रीजिंग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। A इज चेंजिंग डेमोग्राफीज, B इज प्रोडक्ट क्वालिटी कॉन्शियसनेस, C इज पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम एंड D इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो एक बार दोबारा देख लीजिए इसको और अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है डेट इज प्रोडक्ट क्वालिटी, जो कॉन्शियसनेस होता है किसी भी चीज़ का वो एक रीज़न नहीं होता जिसमें कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। बाकी डेमोग्राफी का चेंज होना, पॉलिटिकल लीगल सिस्टम और जो ग्लोबलाइजेशन होता है बिजनेस का वो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है टू बी अ मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन अ पर्सन मस्ट अटेन द एज ऑफ। तो ए यहाँ पे आ जाता है आपका 18 ईयर्स, B इज 16 ईयर्स, C आ जाता है 15 ईयर्स एंड D इज 21 ईयर्स। तो वीडियो को पोस्ट कीजिए, इसे अटेम्प्ट कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 10 आपका। ओके डन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है 15 ईयर्स, कई जो जगह है वहाँ पे 14 ईयर्स की जो है वो भी एज दे रखे कि अगर कोई पर्सन 14 ईयर्स का या उससे अबव होता है तो वो फिर ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट आता है आउट ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द मोड्स इज नॉट अ डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडर द डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ए आ जाता है यहाँ पे कंसिलिएशन, B इज एडजुडिकेशन, C इज अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड D इज आर्बिट्रेशन। तो एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो होता है ये डिस्प्यूट सेटलमेंट का एक मोड नहीं होता है अपने 1947 के एक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया कि द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोड। तो आपको बताना है कि क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि क्या कौन सा जो पर्सन है वो लेबर कोड का प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता। ठीक है, तो ए है ही इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, B ही हैज फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years बीन अ district judge or an additional district judge, C he has been civil judge for 2 years and D he has held any judicial office in India for not less than 7 years। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इसे और अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो है वो आपका C है, ये वाली जो दी गई है कि वो सिविल जज होना चाहिए 2 साल के लिए, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, इसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट आता है डेट इज क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर कहा गया है कि द रजिस्ट्रार कैन नॉट विड्रॉ और कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन इफ द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन इज इन द प्रॉपर फॉर्म ऑन वेरिफिकेशन, B द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन obtained by fraud or mistake, C the trade union has ceased to exist and D is the trade union has willfully after a notice from the registrar contravened the provision of the act। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट है अगर एप्लीकेशन जो है वो ट्रेड यूनियन की प्रॉपर फॉर्म में है वेरिफिकेशन के टाइम पीरियड में, तो जो रजिस्ट्रार है वो विड्रॉ या कैंसिल नहीं कर सकता ट्रेड रजिस्ट्रेशन जो होता है ट्रेड यूनियन का। नेक्स्ट आता है एनी पर्सन हु हैज़ अटेन द फॉलोइंग एज मे बी अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सिमिलर ही है। ए इज 18 ईयर्स, B इज 17 ईयर्स, C इज 16 ईयर्स एंड D इज 15 ईयर्स।
ओके डन। तो सिंपल ये तो हो गया होगा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट आता है डेट इज क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंदर पूछा गया है कि द वर्कमैन आर नॉट एंटाइटल्ड टू ले ऑफ कंपनसेशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ए इज एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन विच लेस देन 50 वर्कमैन ऑन एवरेज पर वर्किंग डे हैज बीन एम्प्लॉयड। बी इज एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन विच लेस देन 100 वर्कमैन ऑन एवरेज पर वर्किंग डे हैव बीन एम्प्लॉयड। सी आ जाता है एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन विच लेस देन 250 वर्कमैन ऑन एन एवरेज पर वर्किंग डे हैज बीन एम्प्लॉयड। एंड लास्ट इज एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन विच लेस देन 500 वर्कमैन ऑन एन एवरेज पर वर्किंग डे हैज बीन एम्प्लॉयड। ठीक है, तो एक बार ये दोनों स्टेटमेंट दोबारा देख लीजिए। ओके, तो एक बार देख लीजिए ये भी। ठीक है, डन। तो ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। और जो ए स्टेटमेंट है कि वर्कमैन जो है उसको कंपनसेशन किस केस में नहीं दिया जाता, तो अगर कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जिसमें कि 50 से कम वर्कमैन जो है वो काम करे पर वर्किंग डे एम्प्लॉयड होते तो उनको कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गोल्डन हैंडशेक स्कीम। तो ए है सुपरन्यूएशन रिटायरमेंट, बी इज वॉलंटरी रिटायरमेंट, सी इज कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड डी इज रिटायरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबलमेंट। तो एक बार वीडियो को पॉज की जोड़ी से अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट जो होता है ये एग्जांपल होता है गोल्डन हैंडशेक स्कीम का, तो इसको आप इसी से क्वेश्चन की फॉर्म में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बार्गेनिंग इज बेस्ड ऑन वर्कर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्टिविटी। मतलब कि यहाँ पे जो बार्गेनिंग होती है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वर्कर जो है वो कितना अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ए है कोलिजन बार्गेनिंग, बी इज कंसेशन बार्गेनिंग, सी इज प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो ये बहुत ईजी होगा ना आपके लिए अटेम्प्ट करना, तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे प्रोडक्टिव बार्गेनिंग जो होता है उसमें अगर कोई वर्कर कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको फिर बार्गेनिंग में प्रोसीड किया जाता है या फिर कंसीडर किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।